तो आज के आपके करंट अफेयर्स 3 सितंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है इंडिया की इकोनॉमी बारे, इंडिया की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बारे। देखो, हमारे इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हर साल ग्रो करते जा रहे हैं, जो अच्छी बात है। देखो, पर इससे प्रॉब्लम क्या आती है, दूसरी साइड पे एक और प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ पे आ रही है वो है ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता जा रहा है। अब ये दो चीजें हैं, इन दोनों का मैं आपको एक साथ रिलेशन समझाता हूँ क्या चीज है। देखो, जब हम इंडिया में ट्रेड करते हैं, हम सारा का सारा ट्रेड रुपी में करते हैं। आपको कोई भी चीज खरीदनी है, कोई भी चीज बेचनी है, हर चीज रुपी में ही हो सकती है। पर जब आपको इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी सामान खरीदना या बेचना है, तब आपको चाहिए डॉलर्स। यानी कि इंडिया के अंदर कोई भी सामान है वो रुपी में है, पर जब भी ये बाहर जाएगा, या चाहे खरीदना है चाहे बाहर बेचना है, बाहर दुनिया की जो सबसे बड़ी करेंसी है डॉलर में बिकेगा। तो इसके कारण क्या होता है, जो इंडिया के अंदर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसे लगातार डॉलर का एक रिजर्व अपने पास रखना पड़ता है। डॉलर और बाकी जो टॉप की करेंसीज है दुनिया की, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, चाइना का रिमेनबी जिसे युआन कहते हैं, जापान का येन है, ये जो सबसे दुनिया की टॉप इकोनॉमीज है, इनकी करेंसी रखनी पड़ती है। इन्हें कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, शॉर्ट में फॉरेक्स रिजर्व्स। अब आप जितना भी देखो, इंडिया के अंदर लेट्स सपोज एक मर्चेंट था, ठीक है, जो कोई भी सामान बना रहा है, ये कोई भी सामान बना के किसी बाहर की कंट्री में बेचेगा। इसे पेमेंट मतलब वो लोग अपनी तरफ से डॉलर में पेमेंट करेंगे, पर इसके जो बैंक अकाउंट में शो होगा, हमारे बैंक अकाउंट में बैलेंस डॉलर में शो होता है या रुपी में। तो ये क्या होता है, जब भी हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, ऐसे सामान बाहर भेजा ना, उसे कहते हैं एक्सपोर्ट करना। बाहर सामान भेजा, डॉलर पहुंचते हैं आपके आरबीआई के पास। आरबीआई जो भी आपका एक्सचेंज रेट चल रहा होता है, उस एक्सचेंज रेट के मुताबिक इसे रुपी में पैसा दे देगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ये अच्छा क्यों माना जाता है, इससे हमारे पास डॉलर आरबीआई के पास बढ़ते जाते हैं और इंडिया के लोगों को रुपी में पेमेंट हो जाती है। पर जब हम सामान इंपोर्ट करते हैं, हम ऐसा ही एक और बंदा था जिसे शौक था कोई बाहर से कोई सामान मंगाना, ठीक है, उसने सामान बाहर से मंगाया। अब तुम तो जब ऑनलाइन गए, तुमने चाहे वहां पे डॉलर लिखा आ रहा है, पेमेंट कर दी, पर तुम्हारे अकाउंट में तो रुपी पड़े थे ना। वो होता क्या है, आरबीआई अपनी तरफ से वो डॉलर पे कर देता है और तुम्हारे रुपी रख लेता है, ठीक है। तो जब आप इंपोर्ट करवाते हो, आपके पास कोई चीज बाहर से पहुंच रही है, तब आरबीआई को डॉलर देने पड़ते हैं। जब आप कोई चीज बाहर भेजते हो, तो आरबीआई के पास डॉलर आते हैं। तो इसके कारण हमारी जब ट्रेड में, जब हम कहते हैं कि हमारा ट्रेड ग्रो कर रहा है, ट्रेड ग्रो करने का मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट मतलब जब ग्रो कर रहा है, तो यानी कि आरबीआई के डॉलर में कमाई बढ़ रही है। पर इसके साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया साथ में फेस कर रहा है। देखो, जो आपका न्यूज हेडिंग थी, एक्सपोर्ट हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, पर इसके साथ साथ हमारे इंपोर्ट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण अब जब ट्रेड होता है, देखो एंड में पूरा का पूरा जो ट्रेड होगा, कितना सामान आपका इंपोर्ट हुआ है और कितना सामान आपका एक्सपोर्ट हुआ है, दोनों की स्टेटमेंट बन जाएंगी। लेट्स सपोज हमने इंडिया में, मतलब आरबीआई ने कितने पैसे आरबीआई को चुकाने पड़े आपके इंपोर्ट के लिए, लेट्स सपोज आरबीआई को $150 चुकाने पड़े थे, $150 चुकाने पड़े थे, ठीक है, और एक्सपोर्ट में हमने $120 कमाए हैं। तो अगर मैं माइनस करके देखूंगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, कितनी कमाई है मेरी, एक्सपोर्ट मेरी कमाई है ना, इंपोर्ट मेरा खर्चा है। तो हमारे देश ने पैसे कमाए हैं या गवाए हैं, इसमें गवाए हैं। कितने गवाए हैं, आपके -$30 हमें चुकाने पड़े हैं। इसलिए आपका जो भी खाता होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो सरप्लस या डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है घाटा खा रहे हैं,
ठीक है, अगर हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, ये पॉजिटिव में आएगा आंसर। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 180 होता तो ये क्या हो जाता, +30। ठीक है, तो आपका वहां पे ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यानी कि हमने $30 कमाए हैं। पर अगर यहाँ पे हमें घाटा उठाना पड़ रहा है, $120 है, तो हमें घाटा उठाना पड़ रहा है, माइनस में ये चीज उठानी पड़ रही है। क्लियर है? इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान ये है कि फिर हमें अपनी जेब से पे करना पड़ रहा है। जो हमने किसी टाइम पे कहीं पैसे बचाए हैं, या तो वहां से देने पड़ेंगे, या इंटरनेशनली कहीं से हमें डॉलर लोन पे उठाना पड़ेगा और उससे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये चीज का बैलेंस भी हमारे इंडिया का बिगड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट के कंपैरेटिव में। तो हमारा साल में ज्यादातर तुम हमेशा देखोगे ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बैलेंस अकाउंट होता है ना, इसे कहते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का एक सी एक्स्ट्रा आ गया। करंट अकाउंट इसे कहते हैं कि आपके पूरे देश में कितनी गुड्स एंड सर्विसेज आई हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का सामान हो चाहे कोई और हो, और सर्विसेज भी। लेट्स सपोज तुमने आईटी का कोई प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अगर लेट्स सपोज तुम माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज खरीद रहे हो, यूएसए कंपनी है, उन्हें पैसा जाएगा तो उन्हें तो डॉलर में पे करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास कोई सामान आए, क्योंकि वो तो डाउनलोड ही है, डाउनलोड हो जाएगा। तो गुड्स और सर्विसेज दोनों को, कितनी गुड्स और सर्विसेज दुनिया से हमने खरीदी हैं और हमने दुनिया को कितनी बेची हैं, क्योंकि इंडिया का भी तो आईटी सेक्टर कितना बड़ा है। तो हमारे सारी की सारी चीज एक साइड, फिर हम कितना मंगाते हैं माइनस करके आपका करंट अकाउंट, या तो डेफिसिट में आएगा या सरप्लस में आएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम पूरे साल में मैक्सिमम टाइम ये डेफिसिट में रहता है, बीच बीच में कई बार ये सरप्लस में जाता है। ठीक है, ज्यादा टाइम हम घाटे में ही रहते हैं। तो घाटे में रहना, हम इंडिया घाटे में क्यों रहता है, क्या कारण है इंडिया के घाटे में रहने का? मेन कारण क्या है जी? ट्रेड ऑफ रुपी का रेट, वो तो फायदेमंद है एक्चुअली। जो हम इतना रेट नीचे रखते हैं ना, देखो आपकी जो करेंसी होती है, हमें टेंशन हो जाती है जब 70, 72, 74 जा रहा होता है। ये ना एक्सपोर्ट के लिए अच्छा माना जाता है, एक्सपोर्ट के मामले में इसे गुड माना जाता है। ये ना इकोनॉमी के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, इसे गुड माना जाता है। कैसे? लेट्स सपोज कल $1 के बदले मैं बिल्कुल सेम कर दूं, ₹1 बराबर है। मैं इंटरनेशनली एक पेंसिल बेचना चाहता हूं, ठीक है, और ₹1 की पेंसिल है, चलो ये लगा लेते हैं। तो इंटरनेशनली सिर्फ एक पेंसिल आ रही है ना $1 में। अगर चाइना अपनी करेंसी को ऐसे कर दे कि चाइना की रिमेनबी 2 आ रही हैं $1 के कंपैरिजन में, चाइना ने रेट सेम रखा हुआ है कि 1 रिमेनबी की 1 पेंसिल है, तो चाइना उसी $1 में 2 पेंसिलें दे पा रहा है। तो कोई आपका सामान खरीदेगा या चाइना खरीदेगा? चाइना का, क्योंकि उनका सामान सस्ता है, चीप है। ठीक है, कंपैरेटिवली उनका सामान सस्ता है। इसी कारण हमें अपनी करेंसी को बार बार नीचे खुद भी गिराना पड़ता है, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी कॉम्पिटिटिव रहे। इसे कहते हैं कि हम अपनी, ये जब नीचे गिर रही है कि आपका रुपी वीक हो रहा है। इंपोर्ट करने के लिए, मतलब हाँ आपकी वहां पे बात सही है कि इंपोर्ट ऑब्वियसली हमें महंगे हो जाते हैं, तो यहां पे ये नुकसानदायक चीज है। पर इसके साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं, तो वो दूसरी साइड पे ऑलमोस्ट सिचुएशन बैलेंस हो जाती है। हमारे डेफिसिट का सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ पे ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मिसिंग होना। हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम है। हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, ज्यादा बड़े साइज की इंडस्ट्री मिसिंग है। और आपका बिकॉज एक डेवलपिंग नेशन है, हमें डेवलपिंग नेशन में मशीन्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, मतलब वो तो डेवलप्ड देशों को भी चाहिए। तो हमें ये भारी भरकम जितनी भी मशीन्स हैं, छोटे छोटा, लेट्स सपोज कोई मेडिकल की भी कोई मशीन है, एमआरआई की मशीन लगा लो, उससे लेके कोई कंस्ट्रक्शन की मशीन है, वो सारी इंपोर्ट करवानी पड़ रही है। अब जब सारी मशीन्स इंपोर्ट हो रही हैं, और पता ही है कि आने वाले टाइम में मशीन्स कितनी ज्यादा बढ़ने वाली हैं,
यही सब कुछ, हमारी डेवलपमेंट ही हमारे लिए घाटा बनता है। पर अगर आपको कभी ये स्टेटमेंट आ जाए कि क्या इंडिया का ट्रेड डेफिसिट इंडिया के लिए बुरा है, नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट फालतू की चीजों के ऊपर नहीं लग रहा, वो उन्हीं चीजों के ऊपर लग रहा है जिन्होंने अल्टीमेटली इंडिया के अंदर डेवलपमेंट ही लेके आना। तो आज मतलब ओवर द टाइम अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की पोजीशन पहले से बहुत बेटर है। उसका कारण यही है कि क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स ऐसे नहीं है कि लेट्स सपोज लग्जरी गुड्स इंडिया में आ रही हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, वो कम है। आपकी मेन चीजें हैं जहां पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सकती है। तो वरीसम जरूर होता है कि ट्रेड डेफिसिट कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए, पर जितना भी इंडिया का चल रहा है ये सस्टेनेबल है और इसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, और इसीलिए हम घाटे में रहते हैं। अगर कभी ये स्टेटमेंट बन के आ जाए कि इंडिया का ट्रेड डेफिसिट बुरा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बुरा है, वो गलत होगी, वो ठीक है हमारे लिए, ठीक है, तो पॉजिटिव है, बस उसका गैप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। 1991 में हमारी क्राइसिस ही इस चीज के थे, इंडिया ना एक बहुत बुरे क्राइसिस से निकला है। 1991 में ना इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो जाना था। उसके बैंकरप्ट होने का कारण ही ये था कि हमने हद से ज्यादा खर्चे कर लिए थे आपके। हमारा क्या था, इंडिपेंडेंस से लेकर 1991 तक हमारा ट्रेड डेफिसिट, हमारे इंपोर्ट बहुत ज्यादा थे और हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम थे। ये गैप इतना बड़ा था, ओवर द टाइम हम करेंसी लूज करते गए, फॉरेक्स रिजर्व लूज करते गए। 1991 में इंडिया की ये हाल थी कि हमारे पास 15 दिन के इंपोर्ट के पैसे ही बचे थे, दैट्स इट। 15 दिन बाद इंडिया कुछ इंपोर्ट ना कर पाता, हम कंगाल थे। वहां पे उसे, इसीलिए ये जो होता है ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इसे बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, आपका कितना एक्सपोर्ट है माइनस कितना इंपोर्ट है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये अल्टीमेटली इंडिया का बहुत सालों में नेगेटिव रहा, डेफिसिट में रहा। तो हमारे इसीलिए बोला जाता है 1991 में बीओपी क्राइसिस आ गए थे, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इस चीज को और नहीं झेल सकती थी, उसे खत्म हो जाना था। वहीं से हमने फिर रिफॉर्म्स किए, अपनी पूरी इकोनॉमी को चेंज किया, और प्राइवेट सेक्टर जो बड़ा होना शुरू हुआ है वो 1991 के बाद हुआ। उससे पहले प्राइवेट सेक्टर बहुत ही छोटा था, सारी कंपनियां सरकारी, सब कुछ सरकारी था, पर सरकारी कंपनियां सारी घाटे में थी। तो इसलिए सरकार ने सब बेचना शुरू किया और अल्टीमेटली इंडिया रिकवर हो गया, ठीक है, नहीं तो बहुत बुरे क्राइसिस में हम फंसे हुए थे। तो यही आपके यहाँ पे सब कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सब कुछ ये लिखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और द टाइम पीरियड, ये सब कुछ वैसे ही समझा है। क्या क्या इफेक्ट करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को, उसकी भी पूरी लिस्ट लिखती है। ये अपने आप में कभी डायरेक्टली स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, क्या क्या चीजें असर करती हैं इसके ऊपर, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, कहीं पे कोई डाउट हो मुझसे पूछना। नेक्स्ट है, जैसे आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा वाकिफ हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो ये ना एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है, या जैसे कंजम्पशन टैक्स कह सकते हैं। देखो आपके टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है जो जहां पे कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, जहां पे इनकम प्रोड्यूस हो रही है, जहां पे कोई वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इनकम प्रोड्यूस हो रही है, वहीं पे वो चार्ज हो जाता है। जैसे इनकम टैक्स, किसी की जितनी मर्जी इनकम है, लेट्स सपोज 10 लाख किसी की इनकम है, बिना जज किए कि तुमने ये इनकम कहां खर्च की है, कैसे खर्च की है, ये 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स होता है, डायरेक्टली उस चीज के ऊपर। दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ये सिर्फ तभी लगते हैं जब आप उस चीज को परचेज करोगे, कंज्यूम करोगे। परचेजिंग टैक्स हो गया, बिल्कुल, जब एक्सपेंसिव होगा, यहाँ पे इनकम आ रही है, यहाँ पे एक्सपेंस हुआ। अब ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चीज खरीदते हो, ठीक है, लेट्स सपोज कहीं पे खाना खाया, 5% जीएसटी है, ठीक है, वही आपने क्या चीज, कार खरीदी, ठीक है, और उसमें भी चलो बहुत पैसा, एसयूवी खरीद ली, ठीक है, आपका 28% जीएसटी है। तो वो डिपेंड करेगा कि आप कितना परचेज कर रहे हो उसके मुताबिक। कई चीजें टैक्स फ्री भी है, 0% भी है,
तो वो सारी चीजें इसके ऊपर लगती हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, तो आपका जो जीएसटी है, देखो इंडिया में पहले प्रॉब्लम क्या थी, इनडायरेक्ट टैक्सेस ना पहले स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने मुताबिक लगाती थी। इसके कारण प्रॉब्लम क्या आती थी, हर स्टेट में ना हर चीज के प्राइसेस अलग होते थे। एक मतलब खाने की आइटम से लेके आपके कपड़े की आइटम या कोई बड़ी मशीन, हर चीज हर स्टेट में प्राइस अलग होता था। तो लोग क्या करते थे, जहां पे सस्ता वहां से खरीद के ले आते थे। तो इससे स्टेट्स को लॉस होता है। सारे इंडिया का एक कॉमन टैक्स रेट बनाने के लिए जीएसटी लाया गया कि सारे इंडिया में जहां मर्जी जाओ बिल्कुल सेम टैक्स पड़ेगा, सेम पे करोगे, अपने आप में उसी तरीके से वो मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पे आपके सारी स्टेट्स में तो आपके जो वैट जैसे टैक्सेस थे, बहुत सारे सेस थे, ये सब खत्म कर दिए गए और इसके बदले सिर्फ अब जीएसटी लगाया जा सकता। जीएसटी अपने आप में 3 कंपोनेंट्स में बटा हुआ है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, हाँ सी इसके साथ ये आपके हर बिल के ऊपर लगता है। मतलब आपने अगर कभी कहीं पे भी अगली बारी नहीं देखा तो अगली बारी कहीं पे बिल दोगे देखना 2 टैक्सेस लगे होंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर लेट्स सपोज खाना खा रहे हो 5% टोटल टैक्स है, 2.5% इससे जाएगा, 2.5% इससे जाएगा, टोटल करके 5% हो गया। इंटीग्रेटेड लगता है जहां पे सिर्फ सेंटर की कमाई है। जैसे जो आपकी कस्टम से सामान इंडिया में आता है, बाहर से सामान आया इंडिया के अंदर, जहां पे उसकी कोई सेल परचेज हो रही है वो सारी सेंटर की कमाई है, वहां पे सिर्फ एक स्लैब ही लगी होगी, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, ये स्टेट जीएसटी, ये सेंटर जीएसटी, इंटीग्रेटेड सारा का सारा सेंटर का है। सेंटर इसमें से कुछ हिस्सा स्टेट्स को देता है, आईजीएसटी में से कुछ हिस्सा स्टेट को इसमें से भी देता है, जिस स्टेट के अंदर वो सामान गया है, पर वो अपनी डिस्क्रिशन पे देता है। ठीक है, क्लियर है? अब आपकी टोटल स्लैब्स की बात की जाए, आपके 5 स्लैब्स हैं, 0, 5, 12, 18, 28। पेट्रोल, अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों अभी जीएसटी से बाहर है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, 0.25 का एक स्पेशल जीएसटी रेट है आपके सेमी प्रीशियस स्टोन्स के ऊपर और 3% गोल्ड के ऊपर है। ठीक है, तो इस चीज के कारण आपकी सारी कवरेज होती है। आपकी सेंटर की सरकार की तरफ से पहले 4 साल की गारंटी दी गई थी कि कोई भी जीएसटी में घाटा होता है सेंटर पूरा करेगी, पर सेंटर ने पिछले साल ये वादा विड्रॉ कर लिया, ये कह के कि एक्ट ऑफ गॉड है, इस कारण हमारे पास भी पैसे नहीं है तो हम नहीं दे सकते कंपनसेशन। ठीक है, सेंटर इन मामलों में इतनी पावरफुल है कि स्टेट्स करके भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर सेंटर ने मना कर दिया नहीं देंगे, स्टेट्स के पास कोई तरीका नहीं है सेंटर से निकलवाने का। तो हमारे इंडिया में थोड़ा बायस है, सेंटर ज्यादा पावरफुल, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ज्यादा स्ट्रांग बनाई है आपके सेंटर। उसका कारण ये है कि सारा इंडिया को जोड़े रखना। ठीक है, अगला करंट अफेयर जो है वो है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में। देखो आपके लोकसभा, आपके पार्लियामेंट के ना 2 हाउसेज हैं। कौन से 2 हाउसेज? लोकसभा और राज्यसभा। इन्हें हेड कौन करता है? लोकसभा का हेड होता है इसके अंदर स्पीकर, और राज्यसभा के अंदर इसका हेड होता है चेयरमैन। ठीक है, अब इसके अलावा लेट्स सपोज किसी दिन स्पीकर या दूसरे साइड पे चेयरमैन, ये दोनों हाउसेज अलग अलग काम करते हैं। ये जो हेड कर रहे हैं, हेड करने का मतलब है जब आपका हाउस बैठता है, एक सेंटर में पर्सन बैठा होता है ना, जो सबको बोल रहा होता है प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज बैठ जाइए। ठीक है, और बेचारे को कुछ बोलने ही नहीं देते, स्पीकर का काम, स्पीकर ही सबसे चुप होता है। ठीक है, तो ये बेचारे को कुछ बोलने नहीं देते, बस यही लगा रहता है। तो ये जो है ये हेड करता है, इसी के मुताबिक हर मतलब जब तक ये ऑर्डर नहीं करेगा कोई खड़े होकर बोल नहीं सकता इन थ्योरी। ठीक है, और कोई बिल भी इसके कहे बिना शुरू नहीं होता। कब हाउस मिलेगा, कब हाउस के मेंबर्स चले जाएंगे, हर चीज यही डिसाइड करते हैं।
ठीक है, मतलब उस दिन हाउस का सेशन कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, लंच ब्रेक कब होगी, सब कुछ आपका स्पीकर या सेट चेयरमैन डिसाइड करता है। पर अगर किसी दिन स्पीकर छुट्टी मार जाए, इसी कारण आपके ना एक एक्स्ट्रा ऑफिस रखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही, यहां पे रखा हुआ है डेप्यूटी स्पीकर, और यहां पे लिखा हुआ है डेप्यूटी चेयरमैन। ये आम दिनों में तो ये देखो, ये जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये जो लोग होते हैं, ये दोनों के दोनों ना आपकी लोकसभा के ही एमपीज ही होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। बस इन्हें इलेक्ट करके ड्यूटी दे दी जाती है कि आप स्पीकर रहोगे, आप डेप्यूटी स्पीकर रहोगे। जब आपका स्पीकर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है ना, तब आपका डेप्यूटी स्पीकर आम लोगों के बीच में बैठा होगा, तो वो एमपी के तौर पे बिहेव करता है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो लोकसभा के सारे मेंबर हैं, उन्हीं के बीच में वो बैठा होगा और आम तौर पे वोट डालेगा। डेप्यूटी स्पीकर की ड्यूटी सिर्फ तब आती है जब आपके स्पीकर छुट्टी मार गया। जिस दिन आपका डेप्यूटी स्पीकर छुट्टी पे है, उस दिन आपके डेप्यूटी स्पीकर, मतलब जिस दिन स्पीकर आपका छुट्टी पे, उस दिन डेप्यूटी स्पीकर आपका हाउस चलाएगा, उस दिन वो हेड करेगा। ठीक है, एक ना कन्वेंशन बनी हुई है लोकसभा में, आपकी कन्वेंशन बनी हुई है। कन्वेंशन क्या है? स्पीकर हमेशा ना देखो रूलिंग पार्टी से बनता है, क्योंकि मेजॉरिटी लोकसभा में उनकी होती है जिनकी सरकार बन रही होती है, तो ज्यादातर वो रूलिंग पार्टी है, उन्हीं की अलायंस जिनसे बनी है, उन्हीं की बंदा होता है। डेप्यूटी स्पीकर ना इसी कारण हमेशा ऑपोजिशन से बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि बैलेंस क्रिएट किया जा सके। वैसे आपके स्पीकर के ऑफिस से भी और डेप्यूटी स्पीकर के ऑफिस से, दोनों से ये उम्मीद की जाती है कि वो इम्पार्शियल रहेंगे, कि किसी की एक से की साइड नहीं लेंगे। ठीक है, आपके ब्रिटेन से हमने ये मॉडल उठाया था। ब्रिटेन में तो क्या होता है कि अगर आप स्पीकर चुने जाओ या डेप्यूटी स्पीकर चुने जाओ, आपको अपनी पार्टी से रिजाइन देना पड़ता है। इंडिया में रिजाइन देना जरूरी नहीं है, इंडिया में कोई भी ऐसे ही बन सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों बन जाते हैं। ठीक है, और इसका मेन काम यही है, अगर स्पीकर कभी छुट्टी पे है, स्पीकर का ऑफिस अभी फिलहाल के लिए एब्सेंट है, वेकेंट नहीं, वेकेंट पे तो प्रोटेम आ जाएगा। ठीक है, या तो आपका स्पीकर छुट्टी पे है, या वो बीमार, मतलब छुट्टी होगी, बीमार हो गया जब, ऐसे ही वेकेशन पे है, कोई भी ऐसी चीज छुट्टी पे है, तभी सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर आके स्पीकर का ऑफिस संभालता है। एक चीज याद रखना, ये पेपर में ट्रिक क्वेश्चन जो अभी जयदेव ने अभी गलती की, आपका कभी भी जब आपकी लेट्स सपोज स्पीकर की डेथ होगी, वैकेंसी आ गई, ऑफिस ही खाली हो गया ना, तब सेशन कौन चलाएगा? तब डेप्यूटी स्पीकर सेशन नहीं चलाता, वो सिर्फ तब चलाता है जब ये एब्सेंट होगा, यानी कि सीट भरी हुई है स्पीकर की, कोई है स्पीकर जरूर है, बस छुट्टी पे आज। यहां पे जब अगर वैकेंसी आ गई, यानी कि ऑफिस खाली हो गया, तब आपका प्रेसिडेंट भेजता है, प्रेसिडेंट बताता है कि आज के लिए कौन स्पीकर बनेगा। उस टाइम उस स्पीकर को कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का काम एक ही होता है कि ये जो वैकेंसी खाली हुई है, हाउस में जाओ, अगले स्पीकर के इलेक्शंस करवा दो, इलेक्शंस होंगे, नया स्पीकर आ जाएगा। वो प्रेसिडेंट खुद नहीं आता, प्रेसिडेंट किसी को बोलेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट सेंड्स समवन फ्रॉम लोकसभा मेंबर्स, किसी भी एक लोकसभा मेंबर को कह देगा कि आज के लिए तुम प्रोटेम स्पीकर बन जाओ, पर तुम्हारा काम एक ही है, बस इलेक्शन करवा दो, उसके बाद जो स्पीकर बनेगा वो खुद चला लेगा। ठीक है, तो ये गलती पेपर में नहीं करनी, ये चीज को याद रखनी है। एब्सेंट और वैकेंसी पेपर में ये छोटी छोटी चीजें ही क्वेश्चन बनती हैं। ठीक है, मतलब ये अपने आप में लेट्स सपोज स्टेटमेंट बन गई कि डेप्यूटी स्पीकर तब तक वो ऑफिस संभालेगा चाहे आपका स्पीकर एब्सेंट है, चाहे वेकेंट हो गया। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? ठीक है, एब्सेंस, वैकेंसी कहीं नहीं मेंशन, वैकेंसी वाला पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है, पर मैंने वैकेंसी वाला तुम्हें बता दिया। तुम्हारे पॉलिटी में हम इस चैप्टर को पढ़ते ही हैं, पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर है, और यहाँ पे एक तरह से ये बताने के यही क्वेश्चन बनते हैं, ये छोटी छोटी चीज।
ये चीज को याद रखना। हाँ जी, डेप्यूटी स्पीकर तो वही रहेगा, आपके स्पीकर के इलेक्शंस होंगे, ठीक है। डेप्यूटी स्पीकर तो वही रहेगा, सेम पर्सन आपका डेप्यूटी स्पीकर रहेगा, ठीक है। क्लियर है? अगला आपका एक और नेशनल पार्क आज आया हुआ है। कल हमने कौन सा पढ़ा था? पोपीतोरा। कौन सी स्टेट में था? तो उसी की लेगेसी को फॉलो करते हुए आज अगला आपका औरंग नेशनल पार्क असम। इसका ओरिजिनली एक और नाम भी था, राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो सरकार ने कहा राजीव गांधी को डिलीट मारो, आज से इसका नाम होगा औरंग नेशनल पार्क। ओरिजिनली भी इसका नाम औरंग नेशनल पार्क ही था, ठीक है। बाद में जब कांग्रेस का राज था बहुत साल तक, इसका नाम राजीव गांधी भी रहा है, पर ये औरंग के नाम से ही फेमस है, ठीक है। आपको पेपर में वैसे भी कभी आता ना, औरंग के नाम से ही आता, क्योंकि इंडिया में राजीव गांधी के नाम से बहुत सारे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, तमिलनाडु में भी है, तो इस कारण इसे औरंग के नाम से ही जाना जाता है। तो आपके औरंग नेशनल पार्क ये नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र पे लोकेटेड है। कल जो हमने पढ़ा था वो कौन से बैंक पे लोकेटेड था? आपने पीडीएफ पढ़ी उसकी? कल जो हमने आपका पोपीतोरा पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र के सदर्न बैंक, यानी कि ब्रह्मपुत्र ऊपर से पास कर जाती है। ये जो है मतलब ऐसा नहीं है इस साइड पड़ रहा है वो उस साइड पड़ रहा है, ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है, वो ये कहीं इसके नॉर्दर्न बैंक पे पड़ रहा है। तो आपका जो हमने कल पढ़ा था पोपीतोरा, वो कल पढ़ा था, आज जो है औरंग, वो यहाँ पढ़ गया, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। सी आपके ना पेपर में यही कई बार क्वेश्चन आते होते हैं। क्या करती है यूपीएससी, ये जो आपके ऐसे स्टेटमेंट है ना, आपको क्वेश्चन बनाएगी कि ये कंसिडर करो किसी एक नेशनल पार्क के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स में क्या लिखा होगा? पहले लिखा होगा ये, जैसे इसी का ही बनाना है, इट इज लोकेटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर के नॉर्दर्न बैंक पे लोकेटेड है। ऐसे ही कोई सेकंड स्टेटमेंट बनानी होगी, पिग्मी हॉग इज फाउंड इन दिस नेशनल पार्क, ठीक है। ऐसे कोई तीन, ऐसे चार को स्टेटमेंट्स बना देंगे जो उसी पार्क के लिए थोड़ी सी अलग होंगी, कोई ग्रासलैंड, कोई वो चीज, ऐसी सारी स्टेटमेंट बनाएंगे और क्वेश्चन आएगा कि गेस करो ये कौन सा नेशनल पार्क है। तो हमें ये जो रिवर्स होती हैं या कहीं पे कोई पहाड़ आता है ना, मतलब कहीं पे यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है नॉर्दर्न बैंक टच करता है ब्रह्मपुत्र का इसे, ठीक है। ये हमने इसीलिए याद रखना होता है क्योंकि ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसे 1985 में सेंचुरी बनाया गया था और 1999 में नेशनल पार्क बना दिया गया। यहाँ पे भी एशियन एलिफेंट, वन हॉर्न राइनो जिन्हें ग्रेट इंडियन राइनोस कहते हैं, पिग्मी हॉग, ये ना एक छोटा सा चूहे जैसा दिखने वाला जानवर है, ठीक है। चूहा ही है, उसी की वैरायटी है ये। यही आपके ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में अब कुछ इलाकों में रह गया और कुछ ही नेशनल पार्क्स में रह गए, ये खत्म हो गए। चूहे जैसा, पिग गई एक्चुअली, चूहे जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल है जो बहुत ही कम इलाकों में रह गया और उनमें से एक औरंग नेशनल पार्क है, ठीक है। वैसे सब फर होता है इसका जैसे चूहों का होता है पिग। तो ये जो पिग्मी हॉग है यही फिर से स्टेटस आ जाते हैं। देखो आपके IUCN क्या था फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आपकी एक NGO है जिसका काम है, मतलब जो क्या काम करती है, सारे एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स, इन सबको, फ्लोरा और फौना, ठीक है। बिल्कुल, मैंने कहा डिटेल में लिख दें कहीं कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आपका सारा फ्लोरा और फौना दोनों हो गए। IUCN क्या करता है, सबका कितने वो जानवर या वो प्लांट कितने खतरे में है खत्म होने के, एक्सटिंक्ट होने के, उसके मुताबिक एक पूरी लिस्ट बनाता है,
कि कितने खतरे में है। जिन्हें कोई खतरा नहीं होता, जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत है और दुनिया में फैले हुए हैं, उन्हें कहते हैं लीस्ट कंसर्न्ड है। इन्हें कोई खतरा नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम तक, मतलब इन्हें कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। जो थोड़े बहुत खतरे में आते हैं उन्हें कहते हैं नियर थ्रेटेंड। थ्रेटेंड कह लो या नियर थ्रेटेंड कह लो, एक ही बात है। थोड़ा सा और खतरा बढ़ेगा। देखो, खतरा दो चीजों पे जज किया जाता है। एक, उस जानवर की पॉपुलेशन कितनी है, दूसरा वो कितनी ज्योग्राफी में पाया जाता है, और उस ज्योग्राफी को कोई खतरा है या नहीं है। लेट्स सपोज कोई जानवर किसी एक ही जंगल में रहता, तो वो जंगल काटी जा रहे हैं, तो जिस दिन जंगल खत्म हो गया वो जानवर अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस कारण, या अगर कोई एक जानवर एक ही जगह पाया जाता है, जैसे आपका एशियाटिक लायन घीर के जंगलों में, जो गुजरात के घीर के जंगल है, सिर्फ वहीं पाया जाता है। अगर घीर के जंगलों में कोई बीमारी फैल गई जो लायंस को इफेक्ट करती है, वो सारे लायंस मर सकते हैं एक ही बारी। तो बहुत ही ज्यादा खतरे में है। ठीक है, थोड़ा और खतरा बढ़ेगा, वल्नरेबल हो जाते हैं। उसके बाद अगला और खतरा बढ़ेगा, एंडेंजर्ड। और खतरा बढ़ेगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कल हमने राइनोस पढ़े थे, कहां पे स्टैंड करते, राइनोस नहीं पढ़े थे हमने, सॉरी, स्नो लेपर्ड कहां था, और आपका ब्लैक नेक्ड क्रेन नियर थ्रेटन था या एंडेंजर्ड था, इनमें से कोई नियर थ्रेटन था। ब्लैक हेडेड क्रेन यहां पर है, और स्नो लेपर्ड पक्का वल्नरेबल था। कल के करंट अफेयर में देख के बताओ मुझे। इसके बाद क्या होता है, अगर अभी पॉपुलेशन डिक्लाइन करती रही तो एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड के आपके जंगलों में खत्म हो गया है। शायद हमने कहीं जू में कहीं प्रिजर्व करके रखा हो, या हमारा जो भी प्रिजर्वेशन की जगह है वहां, हाँ वल्नरेबल है। ठीक है, स्नो लेपर्ड। आज जो हमने अभी पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, पिग्मी हॉग का क्या है वो, क्रिटिकली इंजर्ड। और लास्ट में होता है फाइनल स्टेटस, जब हमारे कैप्टिविटी से भी खत्म हो जाए, हमारे जू या जहां पे भी उसे रखा गया इंसानों ने बचा के, वहां से भी अगर खत्म हो गया तो पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे स्टेटस में आपके हर जानवर को डिवाइड किया जाता है, ताकि कोई बात नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज। अगला करंट अफेयर और लास्ट करंट अफेयर, ठीक है, एंटी ट्रस्ट रिजीम। एंटी ट्रस्ट क्या होता है, ये ना गूगल और एप्पल के लिए बहुत ज्यादा वैलिड चीज है। आपके जितनी भी ये जो एप्स है ना, कई बार आप ऐप डाउनलोड करते हो, उसके अंदर लिखा होता है ना इन ऐप परचेज, मतलब ऐप फ्री होगी डाउनलोड करने के लिए, पर अंदर ऐप के अंदर चीजें खरीद सकते हो। तो वो जो इन ऐप परचेज क्या है, बेसिकली जो पेमेंट, जो आपकी एप्लीकेशन है ना, उस उन्होंने कोई भी जो पेमेंट कलेक्ट करनी है, अगर उनसे कभी तुम पेमेंट करके देखोगे, वो ना आपके हमेशा स्टोर के थ्रू फंड होगी। लेट्स सपोज आपके पास अगर गूगल है, या सेम चीज एप्पल स्टोर के साथ हो रही है, अगर आपने जो भी ऐप डाउनलोड की है उसके अंदर आप कोई भी चीज परचेज करोगे ना, ऐसा कई एप्स क्या करती हैं, अपनी खुद की वेबसाइट लिंक करवा लेती हैं। पर इससे कई बार डर होता है कि ये जो आपके ऐप स्टोर्स है ना, चाहे गूगल है चाहे एप्पल है, ये ना आपकी ऐप बंद कर सकते हैं। तो कई प्रोडक्ट्स को आपको गूगल के साथ लिंक या एप्पल के साथ लिंक करके रखना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपकी जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस होगी ना, वो गूगल या एप्पल के थ्रू प्रोसेस होगी, आप जिसका भी ऐप स्टोर में वो चीज यूज कर रहे हो। अब इसके कारण चीज क्या होती है, जितना भी आपने पेमेंट किया, लेट्स सपोज 100 रुपए की ट्रांजैक्शन की दोनों जगहों पे, गूगल पे भी की एप्पल पे भी की, गूगल आपका चार्ज करता है 25% कमीशन। यानी कि हर 100 रुपए में से 25 रुपए गूगल के। चाहे गूगल ने कुछ नहीं किया, वो कंपनी ने प्रोडक्ट बेचा है, कंपनी ने अपलोड किया था, कंपनी ने सब कुछ किया, पर वो 25 रुपए गूगल के हैं। मतलब इनटू करते जाओ, जितना भी बड़ा अमाउंट है, एप्पल चार्ज करता है 30%। तो आपके जो स्टार्टअप्स है ना, उनकी बहुत बड़ी कंप्लेंट है, क्योंकि देखो अगर 30% तुम किसी स्टार्टअप का रेवेन्यू ले रहे हो, स्टार्टअप तो पहले लॉस में ऑपरेट करते हैं, उसका भी 30% अगर एप्पल ले गई, तो आपके स्टार्टअप्स की पोजीशन और ज्यादा टाइट हो जाती है।
तो पूरी दुनिया में एक मूवमेंट चल रही है कि आप सिर्फ अपने ऐप स्टोर पे लिस्ट करवाने के लिए जो फी चार्ज कर रहे हो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो पूरी दुनिया की, देखो बड़ी बड़ी कंपनियां तो अफोर्ड कर लेंगी, यहाँ जो बिजनेस स्टेबल हो चुके हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, पर जिन्होंने जस्ट अभी शुरू किया है उनके लिए ये चीजें भी बहुत भारी पड़ती है। तो वो तो ऐसे स्टार्टअप्स कोई ये रिस्क उठाना ही नहीं चाहेगा ऐप बनवाने का, ठीक है। अगर जाएगा तो थोड़ा टाइम बाद बंद हो जाती है। आपने कितने स्टार्टअप सुने होंगे, कई बार कोई ऐप डाउनलोड करो, आप करो, थोड़ा टाइम बाद वो स्टार्टअप ही गायब होता है, क्योंकि इतना तो कमीशन पे कर दी, बाकी इधर उधर लगा दिया, सब खत्म हो गया, गए। तो ये बहुत, इससे ये कर क्या रहे हैं, आपके एप्पल और गूगल कर क्या रहे हैं, इन दोनों के पास ना मोनोपोली बनी हुई है। मोनोपोली क्या होती है? मोनोपोली होता है किसी एक का होल्ड ही बने रहना। तो यहां पे आप देख रहे हो, या तो आप एंड्रॉइड चला रहे हो या आप iOS चला रहे हो, इनकी क्लियरली स्मार्टफोन की मार्केट में और टैबलेट्स की मार्केट में भी, स्मार्ट डिवाइसेस की मार्केट में इनकी मोनोपोली बनी हुई है। तो ये मोनोपोली का मिस यूज कर रहे हैं। इन्होंने क्लियरली देखा कि हर पर्सन के पास स्मार्टफोन है, कमाई का बेस्ट जरिया है कि जो एप्स बना रहे हैं उनसे ले लेते हैं। तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें पे करना ही पड़ेगा। पर जब ऐसे किसी को तुम फोर्सफुली अपनी मोनोपोली ऊपर हायर स्टेटस होल्ड करते हो, तुम किसी को फोर्सफुली ऐसी पेमेंट करवाते हो ना, इस चीज को कहते हैं एंटी ट्रस्ट। ये आपको इस साल के पेपर में आ सकता है, एंटी ट्रस्ट क्या होता है। एंटी ट्रस्ट ऐसी किसी भी चीज को बोला जाता है जहां पे तुम लोगों को इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे और तुम अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज कर रहे हो ताकि तुम्हें बेनिफिट मिल सके। इसी के चलते हुए ऐसे देखो, एक तो ये चीज हो सकती है, एक एंटी ट्रस्ट केस होते हैं, एक और चीज होता है जो होता है डोमिनेशन। आपकी ना डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज करने के भी अलग केस हो सकते हैं, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। आपकी ना जैसे लेट्स सपोज कोई एस्टैब्लिश्ड कंपनी है जिस कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, इमेजिन कर लेते हैं जो आपका जियो आया था, ठीक है। अब जियो दोबारा एक बार जब शुरू हुआ था फ्री में भी दिए थे, अब दोबारा जियो नहीं दे सकता। वो स्टार्टिंग में लॉन्च ऑफर जब भी कोई कंपनी शुरू होती है वो दे सकती है, उसके बाद तुम कभी भी प्राइजेस एक हद से नीचे नहीं गिरा सकते। क्योंकि लेट्स सपोज एक वही लगा लेते हैं, कार मार्केट का एग्जांपल लगाते हैं। थोड़ा टाइम पहले मारुति के ऊपर एंटी वो हुआ था, डोमिनेंट पोजीशन का केस हुआ था, एंटी कंपटीशन का केस हुआ था। देखो मार्केट में ना कोशिश क्या की जाती है, हमेशा आपका कंपटीशन बना रहे। तो लेट्स सपोज अगर दो कंपनीज है, दोनों हैचबैक बना रही हैं, ठीक है। एक हमेशा कंपनीज देखना प्राइजेस हमेशा आसपास ही रखती हैं। अगर ये बस इमेजिन करने के लिए 3 लाख दोनों ने अगर गाड़ी बेच रहे हैं, ठीक है, अगर इनकी पीछे लेट्स सपोज इस 3 लाख में प्रॉफिट भी होगा, इसके अलावा आपकी पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है वो भी जुड़ा होगा, मैन्युफैक्चरिंग से लेके शोरूम का खर्चा, हर चीज, एम्प्लॉयज का खर्चा, हर चीज जुड़ी होगी इसमें। कई बार क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये खर्चा ही आपका 2 लाख था, सिर्फ 1 लाख प्रॉफिट था, 2 लाख यही था। अगर कंपनी बेच ही 180 पे रही है गाड़ी, तो अगले 20,000 घाटे पे बेच रहे हैं। पर वो 20,000 घाटे पे क्यों बेच रहे होंगे? ताकि इसकी गाड़ी बिकनी बंद हो जाए। ये होता है कंपटीशन के अगेंस्ट जाना। अगर कोई भी कंपनी ऐसी प्रैक्टिस फॉलो करती है जहां पे वो अपने खर्चे को इग्नोर करके लॉस में जाके भी बिजनेस करने को तैयार है जस्ट बिकॉज कंपटीशन को खत्म कर दे, उसे एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस कहते हैं। कोई भी एंटी ट्रस्ट केस या कोई भी आपका कंपटीशन केस, एंटी कंपटीशन केस, आपके इंडिया के अंदर एक बॉडी बनाई गई है जिसे कहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये आपकी द कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002 के अंडर बनाई गई थी। इसका यही काम है, इंडिया के अंदर कोई भी अगर बिजनेस ऐसी प्रैक्टिस करता है जो आपकी उस मार्केट के उस कंपटीशन को खत्म कर सकता है, उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करता है, उसके ऊपर बहुत ही हेफ्टी फाइन्स लगते हैं, ठीक है, और ताकि उससे दोबारा प्राइस बढ़ाना पड़ता है। तो कोई भी इससे शिकायत कर सकता है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर का वेलफेयर नहीं देखा जाता। देखो कंज्यूमर का वेलफेयर अपने आप ही होता है कि अगर एक
कंपटीशन बना रहेगा। लेट्स सपोज अगर कल सिर्फ एक ही टेलीकॉम कंपनी रहेगी, वो चाहे तुम्हें प्लान 500 का दे चाहे 50,000 का दे, लेना तो तुम्हें पड़ेगा ही, क्योंकि बचा ही एक है। तो अगर कंपटीशन जिंदा रहा तो कंज्यूमर का वेलफेयर अपने आप बना रहेगा, क्योंकि कंपटीशन में प्राइसेस वो कंट्रोल रखे। तो जियो और एयरटेल ये जो कंपनीज कंपीट कर रही हैं, इसी कारण प्राइसेस नीचे है, ठीक है। तो वो अपने आप कंज्यूमर का वेलफेयर है। पर अगर ज्यादा नीचे कोई गिरा देगा तो आपकी कंपनीज हार्म होने लग जाएंगी। बाकी जिस दिन वो कंपनीज बंद होगी उसके बाद कंज्यूमर का वेलफेयर ये कंपनी भी भूल जाएगी, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट पे उतर आएगी। जो ले सकता है देंगे, नहीं तो नहीं। अब इंटरनेट के हम इतने यूज हुए हैं, लेना ही पड़ेगा जितना मर्जी महंगा हो, तो बस वही चीज की आदत डाली जा रही है। ठीक है, क्लियर है। खुद ही देख लो, कभी किसी टाइम पे 200 250 300 के भी रिचार्ज करवाए, अब डबल हो गया अमाउंट, 500 के करीब तो पहुंच ही गया है। 590 वही 300 वो 600 हो गया। तो ये इसीलिए अब आदत होगी है, डबल पे कर रहे हो। अब आगे फिर बढ़ाने की सोच रहे हैं, अब वही प्लान 700 750 पे चले जाने, फिर भी पे करोगे, क्योंकि मार्केटिंग इसी तरीके से, ये जो बड़ी कंपनी इस तरीके से काम करती हैं, पहले आदत डाल दो फिर लेंगे। ठीक है, जैसे Amazon फ्लिपकार्ट, पहले ऑनलाइन खरीदने की आदत डालो, प्रॉफिट फिर कमाएंगे। ठीक है, ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।